हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान यूनिट 6 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे प्रॉपर। उसी में हम आज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में उनके आंसर भी लेके आए हैं। तो उसी पे आज डिस्कशन होगा पूरा। जितने भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीएलसी, क्या बोला जाता है, टीएलसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीएलसी। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इधर आइए, कहाँ जा रहे हो भाई। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिट 6 में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गया था। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया था। इसमें जो क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पतली परत वर्ण लेखिकी। इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में से घूम के कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके इसमें से, तो शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ठीक है, जो कि 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, जितने भी ये पॉइंट हैं इन सबको कलेक्ट करके एक ही क्वेश्चन में लिखना रहेगा, हेडिंग डाल डाल के, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी। इसके अलावा हाउ डज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्क स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे व्हाई सिलिका जेल इज यूज्ड इन टीएलसी। तो अगर अलग से आया कि व्हाई सिलिका जेल इज यूज्ड इन टीएलसी, तो आप 2 से 3 नंबर में आएगा तो आप कर लोगे इसको, ठीक। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, तो उसमें हेडिंग डाल डाल के सब कुछ लिखना पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, कितने स्टेप होते हैं, सिलिका जेल क्यों यूज किया जाता है, ये सब आप हेडिंग डाल डाल के लिखोगे तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं, और सबके आंसर भी प्रॉपर लिखे हुए हैं शॉर्ट में। तो मस्त क्लास होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको बता दूं। हालांकि इससे पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो यही लेक्चर सीधा देख रहे होंगे, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो उनको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और जो लोग देख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये पहले स्लाइड वगैरह और क्वेश्चन सब इसलिए बता दिया हूँ, दिखा दिया हूँ, ताकि लोग भगे ना, वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, उनका घाटा उन्हीं का होगा, ठीक। तो इसमें देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, मेनली कोई भी मिक्सचर है, मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर कहने का मतलब, अब उस मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट डी है, कंपोनेंट ई है, एफ है, जी है, कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। अब इस मिक्सचर से आपको किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, या कह सकते हो पृथक करना है, अलग करना है। तो इसके लिए एक टेक्निक बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप हैं। इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे थे, और पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही पार्ट है थिन लेयर, क्योंकि उसको थोड़ा सा इवोल्व करके बनाया गया है थिन लेयर। तो क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी मिक्सचर में मिक्स कंपोनेंट में से किसी भी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इस मिक्सचर में 5 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई, इसमें से हमको ई निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अब भाई ऐसे तो निकाल नहीं सकते हो। उदाहरण मैंने बताया था ना, जैसे कि शरबत है, वाटर में आपने शुगर डिजोल्व किया, जल में चीनी को घोला, बन गया शरबत। अब शरबत जो है उसमें से चीनी निकाल सकते हो आप, चीनी के जो मोलिक्यूल्स होंगे, अब तो वो वाटर के साथ मिक्स हो गए, बॉन्डिंग भी हो गई होगी, लेकिन आप उनको सेपरेट कर सकते हो किसके थ्रू, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी इस पे खूब पूछे जाते हैं। साइंस में हर जगह इसका योगदान है, मेडिसिनल फील्ड में भी योगदान है बहुत ज़्यादा, इसीलिए पढ़ते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी में मैंने बताया था कि इस तरीके से एक कॉलम होता है, ठीक। इस कॉलम में हम क्या करते हैं, इसमें 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 2 फेज। पहला होता है मोबाइल फेज। क्या होता है? मोबाइल फेज। मोबाइल फेज कहने का मतलब गतिमान अवस्था। ये गतिमान अवस्था हमेशा कौन कौन सी हो सकती है? या तो गैस की होगी या फिर लिक्विड की होगी, क्योंकि आपको पता है जो ठोस होते हैं सॉलिड, उनका मूवमेंट नहीं होता है। सेकंड इसमें स्टेज आती है स्टेशनरी स्टेज। स्टेशनरी स्टेशनरी फेज या बोल सकते हो आप स्टेशनरी स्टेज। इसमें मेनली सॉलिड होता है, लेकिन कभी कभी लिक्विड भी यूज किया जाता है, लिक्विड या सॉलिड, ठीक। क्योंकि लिक्विड भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बहुत टाइप के लिक्विड होते हैं ना, पतले भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े हो सकते हैं। सॉलिड जो होते हैं ठोस, ये मुख्यतया स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। तो 2 फेज होते हैं इसमें, ठीक। जो मोबाइल फेज होता है आपका, ये मिक्सचर के साथ मिक्स किया जाता है। मतलब आपका मान लीजिए ये मिक्सचर है जिसमें आपके कंपोनेंट पड़े हुए हैं, प्लस इसमें आप मोबाइल फेज को मिक्स किए। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप इसमें से गुजारते हो, और इसमें आपका अंदर इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज भरा होता है। क्या होता है? स्टेशनरी फेज। अब ये जो स्टेशनरी फेज है, इसमें सॉलिड या लिक्विड होगा, तो ये जब आप गुजारोगे मोबाइल फेज प्लस मिक्सचर, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है इलुवेंट। क्या बोलते हैं? इलुवेंट। ये इलुवेंट जब आप इसमें डालोगे तो इसमें से जब पास होगा तो मिक्सचर में मिले हुए सभी कंपोनेंट के जो इंटरेक्शन होगा यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड से, जो स्टेशनरी फेज है आपका, ये क्या है? स्टेशनरी फेज। इस स्टेशनरी फेज से कुछ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें से गुजारोगे तो उससे लड़ेगी ना, उसमें कुछ रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसके थ्रू वो पास आउट करेगी, बाहर निकलेगी। तो ये जो मिक्सचर है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट का इंटरेक्शन टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग अलग कंपोनेंट है, ए अलग है, बी अलग है, तो सबका जो केमिकल नेचर होगा वो भी अलग होगा, बॉन्डिंग का भी नेचर अलग होगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से अब जैसे कि शुगर और वाटर की मैंने बात किया था, शरबत का एग्जाम्पल, तो उसमें शुगर के मोलिक्यूल बड़े मोलिक्यूल हैं, लार्ज मोलिक्यूल हैं। वाटर छोटा मोलिक्यूल है, H2 होता है फार्मूला। शुगर में 12 कार्बन होते हैं, फिर ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, और 22 हाइड्रोजन होते हैं आपके 22। तो बड़ा मोलिक्यूल हो गया ना, वाटर के जैसे लगभग उसमें 6 मोलिक्यूल बन जाएंगे, तो उनका इंटरेक्शन टाइम अलग होगा। तो मान लो ए किसी दूसरे टाइम पे सेपरेट होके निकला और बी दूसरे टाइम पे निकला, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे ए सेपरेट होगा, बी सेपरेट होगा, सी सेपरेट होगा, तो आप उसको सेपरेट कर लोगे। तो ये था क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। हम बात कर रहे थे थिन लेयर की। थिन लेयर को हम TLC भी बोलते हैं। ये आप जो है आदत डाल लीजिए लिखने की, क्योंकि आपको एग्जाम में भी TLC लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आप घबराना नहीं, ये इसका मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। TLC में क्या होता है? TLC में जनरली हम नॉन वोलेटाइल मिक्सचर यूज करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। दिस टेक्निक यूज टू सेपरेट, ये आप लिखोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सेपरेट नॉन वोलाटाइल मिक्सचर। नॉन वोलाटाइल मिक्सचर समझते हो? मतलब अवाष्पशील अवाष्पशील मिश्रण। अवाष्पशील मिश्रण के पृथक्करण के लिए ये टेक्निक मेनली यूज की जाती है। मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करोगे आप। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब ऐसा मिक्सचर जो अवाष्पशील है, जिसको गर्म करने पे भाप नहीं बनती है, वो भाप में बदलता नहीं है कितना भी आप गर्म करो, ठीक है। तो इसमें ये बात आपको याद रखना है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, ये एक सीट पे परफॉर्म की जाती है, पार्टिकुलर एक सीट पे परफॉर्म की जाती है। ये क्या है? एक सीट है, ठीक है। ये सीट कौन सी है? समझते जाओ भी सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये सीट किस किस चीज की बनी हो सकती है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो है इनर्ट सबस्टांस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इनर्ट सबस्टांस।
इनर्ट सबस्टांसेस की बनी होती है। अब ये इनर्ट सबस्टांस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो उसमें ग्लास, क्या होगा, ग्लास हो सकता है आपका। इसके अलावा आप प्लास्टिक यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, प्लास्टिक, प्लास्टिक की शीट यूज कर सकते हो, या फिर आप इसमें एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल। अब इनर्ट क्यों यूज करते हैं ये भी आगे हम बताएंगे, इसका भी काम है। दूसरी बात, पहली बात क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नॉन वोलेटाइल मिक्सचर के सेपरेशन के लिए यूज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड है इसमें एक थिन सीट यूज होती है जो कि इनर्ट सबस्टांस मतलब अक्रिय पदार्थ की बनी होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अक्रिय पदार्थ, अक्रिय पदार्थ की बनी होती है, किसकी, अक्रिय। और वो अक्रिय पदार्थ आप ग्लास यूज कर सकते हो, प्लास्टिक यूज कर सकते हो, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। थर्ड चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे जो है एक पतली कोटिंग करी जाती है इस सीट पर, यहाँ पे सीप लिख दिया हो ना, सीट, सीट है यहाँ पे, ठीक। इस सीट पर एक पतली कोटिंग की जाती है, पतली कोटिंग की जाती है, ठीक। ये जो कोटिंग है इसके ऊपर पतली कोटिंग की जाती है, ये किस चीज की कोटिंग, कोटिंग मतलब समझते हो इसको, इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, रंगा जाता है, जैसे पेंटिंग समझ सकते हो। इस सीट की, सीट की क्या की जाती है, एक पेंटिंग की जाती है, पतली, पतले कलर से इसको, इस सीट को रंगा जाता है, ठीक है। किस किस चीज से रंग सकते हो आप, या तो सिलिका जेल से, किससे, सिलिका जेल से कलर करोगे इसका, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, ठीक, आप लोग पढ़े हो 12th में। तो ये दो चीजों से हम इसके ऊपर परत बनाते हैं। अब देखो ये बन गई आपकी थिन लेयर एक। अब स्टेशनरी फेज जो है आपका, यहाँ पे आप इसको यूज करते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें जो कोटिंग की जाती है वो सेलुलोज भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सेलुलोज, ठीक है। और पतली कवरिंग होगी, कवरिंग जो है, कवरिंग, ठीक है, थिन होनी चाहिए, इसका नाम ही है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक। तो सीट पर एक पतली कोटिंग चढ़ाओगे आप, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन भी करना है जब आप आंसर लिखोगे। क्यों पतली करना है, वरना पतली लेयर आपकी थिन लेयर होगी ही नहीं ना। थिन लेयर बनाना है जिससे कि आपका जो मिक्सचर है वो पास आउट हो जाए। ये स्टेशनरी फेज जो है इसमें हम यही प्लेट इंसर्ट कर देते हैं। और होता क्या है, ये जो आपकी यहाँ पे प्लेट है, ये प्लेट, इसी प्लेट से होकर आपका ये मिक्सचर जो इलुवेंट है, मिक्सचर प्लस मोबाइल फेज, ये पास होता है, ठीक है। तो सेलुलोज या जो आप एल्यूमिना यूज किए हो उससे पास आउट होकर निकलेगा। ज़्यादा मोटी लेयर कर दोगे तो पास ही नहीं कर पाएगा, उसी प्लेट पे रह जाएगा। इसलिए ये आपको पतली लेयर लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, तो मोबाइल फेज हमेशा लिक्विड होता है जनरली। इसका जो मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज, मोबाइल फेज, मोबाइल फेज लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें लिक्विड सैंपल भी होता है, मोबाइल फेज भी लिक्विड होगा, और आपका जो सैंपल होगा, सैंपल वो भी कैसा होगा, लिक्विड होगा, कैसा होगा, लिक्विड, लिक्विड। तो इसको लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल दिया जाता है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हर उस क्रोमेटोग्राफी को बोल सकते हो जिसमें दोनों चीजें लिक्विड हो, मोबाइल फेज, सैंपल, और जो आपका वो होता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये सब अगर एक ही टाइप के हैं तो बोल सकते हो। तो अब बाकी स्टेशनरी फेज में तो आपको मैंने बताया ही क्या यूज किया जाता है। स्टेशनरी फेज जो होता है थिन लेयर का, इसमें आप एल्यूमिना यूज करोगे, एल्यूमिना, या फिर L2O3 जिसको बोलते हैं, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा हो बात वही होती है, ठीक है। या फिर आप सिलिका जेल, सिलिका जेल को यूज करोगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आप ये तीन चीजें अगर इसी तरीके से लिख दिए तो 1 नंबर तो उसमें यही मिल जाता है आपका।
और 1 नंबर प्रोसेस बताने में। 2 नंबर में और क्या चाहिए, ये मेन चीजें हैं आपकी, ठीक है। वो डायग्राम जो मैंने बनाया था वो, ठीक। अब आइए सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी मैं लिखवा दूं, याद आ रहा है, क्योंकि सभी चीजें भाई इंपॉर्टेंट होती हैं ना, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, वरना आप लोग कहोगे सर आपने ये पार्ट छोड़ दिया। इसमें आप बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांस यूज कर सकते हो यूनिफॉर्म लेयर बनाने के लिए, ठीक। बोथ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहने का मतलब हिंदी वाले लिखेंगे कार्बनिक, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक सबस्टांसेस, सबस्टांसेस, सबस्टांसेस can be used to form, can be used to form, used to form a uniform layer, a uniform layer of TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जो ऑर्गेनिक सबस्टांस हैं आपके, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस includes, organic substances includes cellulose polyamide, cellulose polyamide, कामा polyethylene, polyethylene, ठीक। इनऑर्गेनिक वाले में, इनऑर्गेनिक वाले में मैंने लिखा ही दिया, ठीक। इनऑर्गेनिक वाले में क्या होगा आपका L2O3 होगा, जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना, ये बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, याद हो जाए आपको। इसके अलावा सिलिका जल, ठीक, सिलिका जल। तो अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मान लो जो पहली बार क्लास कर रहा है थिन लेयर वाली या क्रोमेटोग्राफी की, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट में। TLC is based on the principle of separation through adsorption type। adsorption क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों चीजें अलग अलग हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, ठीक। एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन, इसको अवशोषण बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं, अधिशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, कोई एक काटन है, काटन या रुई, ठीक है। रुई पानी में डुबोगे, पानी में डुबोगे, जब आप डुबोगे, डुबोया जाता है तो क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा मान लो आप चाक जानते हो ना, चौक, चौक जानते हो जिससे लिखा जाता है बोर्ड पे। उस चौक पे क्या करो आप, उसको किसी कलर में, रंग में डुबो दो। मान लो इसमें भरा हुआ है आपका रंग, ठीक, रंग, और आपने इसमें एक चौक डाल दिया। क्या डाल दिया, एक चौक डाल दिया। तो ये जो चौक जब बाहर निकालोगे आप, जब चौक को बाहर निकालोगे, ये उसी कलर से बना दूं, रुक जाइए थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप इस चौक को बाहर निकाल लिए, तो क्या होगा, ये चौक जो है ये तो ठोस मॉलिक्यूल होंगे ना, चौक ठोस होती है ना, जानते ही। तो इसका ऊपर ऊपर का पार्ट ये लाल लाल, जब कलर लाल रंग का था तो इसके ऊपर लाल रंग चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा ना। लेकिन जब इसको तोड़ोगे आप, ये ब्रेक करोगे, तो अंदर देखोगे वो हरी ही होगी, अभी भी हरी होगी, अंदर तक नहीं गया, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। यहाँ सॉलिड पार्टिकल ने एडजॉर्ब हो गए, उस जो इंक थी आपकी, इंक बोलो या कलर, वो एडजॉर्ब हो गया, अधिशोषित हो गया, ठीक है। अधिशोषण ज्यादातर ठोस लिक्विड सब में दिखाई जाती है, ठीक। अवशोषण जो है आपका, अवशोषण, अवशोषण जानते ही हो, जैसे कि कॉटन में जब आप पानी को पानी में डुबोते हो तो पूरा पानी उसमें सोख लेता है। तो ये सेपरेशन जो प्रिंसिपल है इसका, सेपरेशन थ्रू एडजॉर्प्शन टाइप, मतलब एडजॉर्प्शन जो होता है अधिशोषण के प्रकार पर निर्भर करता है। क्योंकि कौन सा, वो जो मिक्सचर आप डालोगे मोबाइल फेज के साथ, उसमें से कौन सा एलिमेंट कितना तेजी से एडजॉर्ब हो रहा है, इसके
आधार पे ये काम करता है। द सेपरेशन रिलीज ऑन द relative empathy of compounds towards the mobile phase and stationary phase। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज से पास आउट करेगा, आपका मोबाइल फेज मिक्स करोगे, ठीक। उसमें हाउ डज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्क स्टेप बाय स्टेप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। अ टीएलसी प्लेट मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट इज अ शीट ऑफ ग्लास, मेटल और प्लास्टिक। मतलब जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है तो उसकी सीट जो है इनर्ट सबस्टांस की बनी होती है ना, इनर्ट सबस्टांस की बनी होती है, अभी बताया था। वो इनर्ट सबस्टांस आपका ग्लास, मेटल हो सकते हैं या प्लास्टिक हो सकते हैं, मेटल होती नहीं है, इनर्ट किया जाता है उसको। विच इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ अ सॉलिड एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट मतलब सॉलिड मटेरियल कौन सा, यूजुअली सिलिका और एल्यूमिना, इसके अलावा सेल्यूलोज मैंने लिखाया था, और क्या था उसमें, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, इथाइलिन, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड, ये ऑर्गेनिक सॉलिड आप यूज कर सकते हो उसमें। एक स्टेशनरी मतलब कोटिंग के लिए जो आप यूज करते हो मटेरियल, एडजोर्बेंट, उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट इसमें स्टेप क्या है, प्रिपेयर द डेवलपिंग कंटेनर। सेकंड है प्रिपेयर द टीएलसी प्लेट, फिर टीएलसी प्लेट बनाओगे, पहले कंटेनर तैयार करोगे, फिर इसमें क्या करोगे आप, टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर करोगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट जो है। इसके अलावा स्पॉट द टीएलसी प्लेट, फिर है डेवलप द प्लेट एंड विजुअलाइज द स्पॉट्स, ठीक है। तो ये 5 मेन स्टेप होते हैं इसके, जो आपको सीधा एज इट इज याद कर लेना है, और ये टेलीग्राम पे आपको आज मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई सिलिका जेल इज यूज्ड इन टीएलसी। सिलिका जेल को ही हम क्यों यूज करते हैं टीएलसी। द सिलिका जेल फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एज बाइंडर is most extensively used as adsorbent in thin layer chromatography because of its excellent separation property। मतलब इसकी जो है एडजोर्बेंट के जैसे इसको इसलिए यूज करते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स की और सेपरेशन प्रॉपर्टी है, अलग करने का गुण है, वो बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच सॉल्वेंट इज यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कौन सा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहने का मतलब विलायक, क्या बोलते हैं, विलायक, कौन सा विलायक हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। तो ये आंसर बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मिक्सचर इन सेवरल प्रोपोर्शन ऑफ पेट्रोलियम ईथर। बॉइलिंग पॉइंट जिसका 30 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है, और डाई इथाइल ईथर एंड एसिटिक एसिड। तो ये सेवरल प्रोपोर्शन कहने का मतलब अलग अलग अनुपात में इनको लिया जाता है। हैव बीन वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर द सेपरेशन बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑन सिलिका जेल प्लेट्स ऑफ लिपिड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ टिश्यू एंड ब्लड सीरम। मतलब ये जो है ब्लड सीरम और टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को अलग करने के लिए यूज की जाती है ना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप सॉल्वेंट के जगह पे क्या यूज करते हो, पेट्रोलियम ईथर को, या फिर एसिटिक एसिड और डाई एथिल ईथर, या फिर इनका अलग अलग भाग में मिश्रण यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज टीएलसी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मतलब ये क्वालिटेटिव होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है, इसके बारे में आपको बताना है। टीएलसी जो है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, कैसी होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में की दृष्टि से भी, क्योंकि 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी
is a widely used method for qualitative analysis to determine the number of components in a mixture, to determine the identity of two substances, or to monitor the progress of a reaction। मतलब कहने का ये है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिससे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, जो एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, उनको हम अलग अलग सेपरेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एंड डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ टू सबस्टांसेस। मतलब दो एक में मिले हुए सबस्टांसेस की अलग अलग पहचान निर्धारित करते हैं हम इसके थ्रू, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट में ही पूछा जाता है, हाउ डज पोलैरिटी इफेक्ट टीएलसी। मतलब जो टीएलसी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको ध्रुवता किस तरीके से प्रभावित करती है, पोलैरिटी किस तरीके से इस पे अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये कंपोनेंट के, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पोलैरिटी जो है ना, ये कंपोनेंट प्लस मोबाइल फेज प्लस जो स्टेशनरी फेज है उसके, हिंदी में लिख दो ना यहीं पे, उसकी केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है, केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप जो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो सेपरेट करने के लिए, मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज, जो ज़्यादा पोलर हो या कम पोलर हो, उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका बंधन होगा। जैसे कि आप इस डिब्बे में स्टेशनरी फेज आपका है, या आपकी जो वो प्लेट है, थिन लेयर प्लेट भी रखी है, आपने एक मिक्सचर डाला, उसमें कई सारे कंपोनेंट थे, उसको गुजारा। अब इसमें जो कंपोनेंट थे उसका केमिकल नेचर ऐसा हो कि ज़्यादा पोलर हो, और यहाँ भी प्लेट भी आप जो प्लेट के ऊपर यूज किए हो मटेरियल वो भी पोलर हो, तो पोलर तगड़े से घुल जाएंगे, समझ रहे हो। या फिर नॉन पोलर हो सकते हैं, तो इनका जो केमिकल नेचर होगा वो डिसाइड करता है, ठीक। तो अफेक्ट तो भाई पड़ेगा जरूर इसका। तो यहाँ पे देखिए, द मोर पोलर द कंपाउंड the more it will adhere to the adsorbent, and themselves the distance it will travel from the baseline and the lower its RF value। कहने का मतलब, अगर जो ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा आपका, ज़्यादा पोलर होगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से घुल जाएगा प्लेट के ऊपर। जो एडजोर्बेंट लगाए हो, जो सिलिका जेल है आपका, या फिर सेल्यूलोज यूज की हो, सिलिका जेल, या फिर एल्यूमिना है, तो उससे आपका जो ये मिक्सचर वाला कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड अगर ज़्यादा अधिक पोलर हुआ तो अच्छे तरीके से अधीयर हो जाएगा। अधीयर मतलब एडजोर्बेंट के ऊपर एडजोर्ब हो जाएगा तगड़े से, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं जब लिख रहा था तभी ये इस तरीके से डंडी लग गई थी, तो इसको आप मैनेज कर लेना, क्योंकि इसको अगर हटाऊंगा मैं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समस्या क्या उत्पन्न होगी? समस्या भाई ये उत्पन्न हो जाएगी कि इसको हटाऊंगा तो सब हट जाएगा, इस जिन वर्ड के ऊपर ये बनी हुई है लाइन ना, ये पूरा इतना साफ हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं हटाया था, ठीक। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है तो उसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई कि इसमें क्या क्या यूज होता है, एक सीट यूज करते हैं, सीट के ऊपर कोटिंग किस चीज़ की करते हैं, वो एडजोर्बेंट के जैसे काम करता है, सिलिका जेल, सेलुलोज, एल्यूमिना, ये सारी चीज़ें लिखोगे। उसका प्रिंसिपल भी स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो आप स्टेशनरी फेज में यूज करते हो मोलिक्यूल्स, ठीक है, उसका पोलर इफेक्ट लिखोगे, सब कुछ लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन भी तो बताना पड़ेगा, तो ये भी बताओगे तब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू जहाँ से बनने वाले वो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो हर तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक। मैं पूर्णतया कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम से
हटना, भागना एक नई प्रॉब्लम को चुनौती देने के बराबर होता है, ये समझ रहे हो ना। इसलिए कोई भी परेशानी है आप खुल के बताइए हमसे, उसको आप भी कोशिश करिए सोल्व करने की, साथ में हम भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है, मस्त पढ़ते रहो, कोई दिक्कत है तुरंत पूछो कमेंट बॉक्स में। तो कंक्लूजन क्या है इसका, इन कंक्लूजन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अ लैब टेक्निक that can identify component that are in found in a mixture, जो कि इससे पहले आप पढ़ चुके हो, भी बताए हैं आपको। On a TLC plate there is a competition between the stationary phase, the silica gel, मतलब उसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरीके से, स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज एथिल एसीटेट, मोबाइल फेज आप एथिल एसीटेट मान सकते हो, ठीक है यहाँ पे। तो ये कंक्लूजन में बस 2-3 लाइनें आप लिख दोगे कि बेसिक जो है इसका मतलब ओवरऑल क्या होता है। इज टीएलसी पोलर और नॉन पोलर, ये भी क्वेश्चन 1-2 नंबर में वन लाइनर में पूछा जाता है। द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका जेल, जो कि एक एडजोर्बेंट है, अधियर टू अ प्लास्टिक बेकिंग फॉर सपोर्ट, रिमाइंडर सिलिका इज अ पोलर कंपाउंड, सिलिका क्या है, पोलर कंपाउंड। इसीलिए तो मैंने ऊपर भी बताया था कि आपका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट या आप बोलो उसको कंपाउंड, कंपाउंड जो आप क्या करना चाहते हो, मिक्सचर से सेपरेट करना चाहते हो, अगर वो पोलर हुआ, पोलर, तो सिलिका जेल जो है वो ऑलरेडी पोलर कंपाउंड है, और पोलर पोलर से अच्छी तरीके से घुलेगा, बढ़िया अधेयर हो जाएगा एडजोर्बेंट के ऊपर, तो क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों में सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग अभी देखे होंगे, करेंटली यूट्यूब में एक फीचर चेंज हो गया है कि आप यूट्यूब की स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो, ठीक। यूट्यूब पे देख रहे हो लेक्चर तो जूम कर सकते हो। तो आप लोगों की जो ये प्रॉब्लम थी कि सर अच्छे से नहीं दिखाई देता, कभी कभी स्लाइड छोटा रहता है थोड़ा, तो उसको बड़ा करके भी देख सकते हो कहीं पे भी अगर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने ही ये सब कॉल करके यूट्यूब कमेटी से करवाया, ठीक। ऐसा कुछ नहीं भाई, इतनी हैसियत भी नहीं है हमारी, आप लोग चाहो तो कितनी भी हैसियत कर सकते हो हमारी, क्योंकि सभी चीज़ें आप पे डिपेंड है। फिलहाल ये यूट्यूब ने अपनी तरफ से ऐसा फीचर अभी लॉन्च किया है, बढ़िया है, अच्छा है, चीज़ों को आप जूम कर सकते हो देखते देखते, ठीक है यूट्यूब पे। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डज टेम्परेचर अफेक्ट टीएलसी, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, उसकी भी बात कर लेंगे। रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज इन थिन लेयर chromatography are affected by the adsorbent, the solvent, the chromatography plate itself, मतलब जो ये बाह्य टेम्परेचर जैसे कि हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं अफेक्ट क्या करती हैं, एडजोर्बेंट को करेंगी, एडजोर्बेंट आपका सिलिका होगा और क्या होगा, सिलिका है, सेलुलोज ही चीज़ें होंगी। जो सोलवेंट आप यूज किए होंगे उस पर अफेक्ट करेगा, उसमें कुछ परिवर्तन करेगा, और क्रोमेटोग्राफी प्लेट जो होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन टेक्निक एंड द टेम्परेचर ऑफ द सोलवेंट एंड प्लेट, तो ये किस किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, सोलवेंट आपका किस टाइप का है। अब थिन लेयर में तो आप नॉन वोलेटाइल लेते हो तो टेम्परेचर का कोई विशेष इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो आप मिक्सचर लिए हो कंपोनेंट वो तो आपका नॉन वोलेटाइल है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा फिर भी वो बहुत ज़्यादा नहीं कर दे, वरना तो जल जाएगा मटेरियल। अगर थोड़ा बहुत 2-4-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो वो भाप के थ्रू परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए, थोड़े मोड़े में काम चल जाएगा। बाकी आपका जो सॉल्वेंट जो आप मोबाइल फेज में यूज किए हो लिक्विड, उसको तो देखना ही पड़ेगा कि वो तो भाई हो सकता है ना वोलेटाइल नेचर का, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एसिटिक एसिड यूज्ड इन टीएलसी, एसिटिक एसिड को यूज क्यों करते हैं, एसिटिक एसिड जानते हो ना,
CH3COOH, यही होता है ना एसिटिक एसिड। मोस्टली लिटिल क्वांटिटी ऑफ एसिड्स लाइक फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर एडेड ड्यूरिंग TLC टू रिड्यूस टेलिंग। ठीक है, तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के लिए। तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिड्स को यूज किया जाता है, या तो एसिटिक एसिड यूज कर सकते हो, ये क्या है एसिटिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड आपका होता है HCOOH, ये है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज द स्टेशनरी फेज इन TLC पोलर। The silica gel of the stationary phase is very polar, which will ultimately affect the rates at which the components of the mixture separate। मतलब TL जो स्टेशनरी फेज है इसमें सिलिका जेल ऑलरेडी पोलर ही होता है, जो कि कंपोनेंट जो है आपके मिक्सचर के उनको सेपरेट होने के रेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि भाई ये पोलर है इसलिए इंटरेक्शन करता है वहाँ पे। रिएक्शन टाइम जो है आपका ये है, मान लीजिए इसमें आपका स्टेशनरी फेज है ना, स्टेशनरी फेज में सिलिका होगा। अब जब आप मिक्सचर डालोगे तो वो कंपोनेंट सेपरेट होने से पहले यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे स्टेशनरी फेज से, तो वो इंटरेक्शन फेज ही डिसाइड करेगा कि कितना समय लग रहा है, तो ये रेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। द मोबाइल फेज इज आ सुइटेबल लिक्विड सोलवेंट और मिक्सचर ऑफ सोलवेंट। द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम वेरी पोलर टू वेरी नॉन पोलर। मतलब सिलिका जेल तो आप यूज ही करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा कंपलसरी। इसके अलावा अगर आप रेट बढ़ाना या घटाना चाहते हो किसी चीज़ के सेपरेशन की, तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कहाँ पे, ये आपका जो मोबाइल फेज है कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम वेरी पोलर टू वेरी नॉन पोलर। आप अपने हिसाब से पोलरिटी इसकी बदल सकते हो। जो पोलर आप मोबाइल फेज यूज करते हो उसमें बहुत ज़्यादा ध्रुवीय पदार्थ से लेकर अध्रुवीय पदार्थों तक आप इसको वेरी कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोबाइल फेज इन TLC। इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था मोबाइल फेज क्या होता है। The mobile phase is a suitable liquid solvent or mixture of solvent will start with a very simple case, just trying to show that a particular dye is in fact a mixture of simpler dyes। रंजक, डाई मतलब रंजक हिंदी में बोलते हैं। A pencil line is drawn near the bottom of the plate and a small drop of a solution of the dye mixture is प्लेस्ड ऑन इट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने करवा दिया आपको थिन लेयर की। अब इसके अलावा आपका जो इसमें पार्ट बचा है, अभी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है क्रोमेटोग्राफी में, तो मैं सोच रहा हूँ इसी तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा पार्ट कवर करवा दूं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन जानने में, अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ेगा। क्वेश्चन होंगे साथ में आंसर होगा, यही आप नोट कर लोगे, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, इसको रटते रहोगे, क्वेश्चन आराम से सभी कर ले जाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, और आप लोग मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको क्लास ज्वाइन करने के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।